आपको एस्थमा नहीं हुआ, आपको दमे की बीमारी नहीं हुई, लेकिन उस जैसे जो अलामात हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और उसे ये कहें कि हम स्पायरोमेट्री का टेस्ट करवाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सब उम्मीद है कि अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो एलर्जी और अस्थमा के टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ और मेरी पिछली वीडियो पर ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था और एक ऐसी चीज़ जो हमें भी इनकाउंटर करनी पड़ी अपने घर में, उसका सामना करना पड़ा, जिसके सिम्टम्स का वो है एस्थमा। और एलर्जी के थ्रू एस्थमा का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में मैं एक आसान अल्फाज में वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए कि इन दो चीज़ों का आपस में क्या कनेक्शन है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि एस्थमा बेसिकली क्या होता है। एस्थमा हमारे जो एयरवेज होते हैं, जो हमारे सांस लेने के रास्ते होते हैं, उसमें बंदिश या इन्फ्लेमेशन हो जाए, तंगी हो जाए, सोजिश हो जाए, उससे हमारा सांस लेने में जो मुश्किलात आती हैं उसको एस्थमिक रिएक्शन बोलते हैं या एस्थमिक ट्रिगर्स बोलते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म का निज़ाम ऐसे बनाया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका किसी भी एलर्जन से, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा ट्रिगर जिससे आपको एलर्जी होती है, जिसमें डस्ट हो सकता है, जानवरों के पर बाल हो सकते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता है, कोई फूड हो सकता है, कोई खुशबू हो सकती है, ये मेन सोर्सेज हैं एलर्जी के। या ऐसी कोई खुराक में कोई चीज़, कोई ऐसा फूड हो सकता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आपके जिस्म में दाखिल हो गई है, आपका किसी इस तरह की चीज़ से सामना हो गया है, तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म का निज़ाम ऐसे बनाया कि वो इसको एज अ डेंजर लेता है। हमारा जो बॉडी है उसको एज अ डेंजरस और हार्मफुल सब्सटेंस के तौर पे लेती है। तो कोई भी अगर इस किस्म का एलर्जन हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए या हमारी बॉडी को ऐसा लगे कि इस तरह के किसी एलर्जन से, एलर्जी के किसी ट्रिगर से आपका सामना हुआ है, तो एक एंटीबॉडीज़ वो रिलीज़ कर देता है जिस्म में, जिसकी फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबिन ई, IgE के नाम से ये एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो हमारी बॉडी को लगता है कि कोई एलर्जन है, ये कोई हार्मफुल या डेंजर सब्सटेंस है, तो उसको फाइट करने के लिए, उसको इनकाउंटर करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ छोड़ देती हैं IgE। ठीक है, ज़्यादातर जो ट्रिगर्स हैं एलर्जी के, जो क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जो इस सूरत हाल को एक्टिवेट कर देते हैं, उसमें आपका जो एनवायरनमेंट है, यानी कि टेम्परेचर, सर्दी या गर्मी हो सकती है, उसमें कोई फूड हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, एक्सरसाइज करने से भी ट्रिगर हो जाता है, और इसके अलावा स्ट्रेस लेवल से भी आपका एस्थमा ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, यानी कि होती है आपको एलर्जी, आपका किसी एलर्जन से इनकाउंटर होता है, आपका सामना किसी एलर्जी के ट्रिगर से होता है, लेकिन आपकी बॉडी उसको एज एन एस्थमिक ट्रिगर लेकर चलती है। ठीक है, और उसको एस्थमिक रिएक्शन के तौर पे जो है वो उसको एक्टिवेट कर देती है आपकी एंटीबॉडीज़ को। आई होप कि आपको आसान अल्फाज में समझा रही हूँ, समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एलर्जी से एस्थमा होता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, एलर्जी से एस्थमा नहीं होता। एलर्जी की वजह से आपकी एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है आपके अंदर एलर्जन जाने की वजह से, जिसकी जो रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी वो एस्थमा के तौर पर लेती है, और उसकी वजह से आपके अंदर एक एस्थमिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो जो जिसको भी एलर्जी है, ज़रूरी नहीं कि उसको एस्थमा भी हो, ठीक है, लेकिन उसको एस्थमिक रिएक्शन ज़रूर हो सकता है। तो जिनको एलर्जी है उनमें ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी ये चीज़ इनकाउंटर करनी पड़ती है कि होती उनको एलर्जी है, लेकिन उनके एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो सांस फूलने लगता है और वो एस्थमा जैसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसका मेन कल्प्रेट एलर्जन ही होता है, एलर्जी ही होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं लिटरली एक एस्थमा वाली बीमारी है, इसका ये मतलब नहीं है। आपको वक्ती तौर पे वो एस्थमिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एस्थमा हुआ है। एस्थमा इटसेल्फ एक बीमारी है जो किसी वजह से हमारे जिस्म में बनती है और फिर वो रहती है और उसका आपको इलाज करना पड़ता है प्रॉपर, वो ट्रीटमेंट के बगैर सॉर्ट आउट नहीं होती है। तो आप इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क देखें कि ज़रूरी नहीं है कि एलर्जी वाले पेशेंट को एस्थमा हो गया है, एस्थमिक रिएक्शन ज़रूर होता है। इसको मैं आपको और आसान अल्फाज में बताती हूँ। जैसे कि आपको ठंड लगने से, ठीक है, कोई ज़्यादा ठंडा पानी पीने से या ज़्यादा ठंडी जगह पे जाने से फ्लू और ज़ुकाम हो जाता है, ठीक है, और आपको बुखार होना शुरू हो जाता है, आपके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और कोविड जैसे आपको सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाते हैं, कोरोना जैसे। वो सारे के सारे सिम्टम्स तो कोरोना जैसे होंगे, कोविड जैसे होंगे, शायद आपको मेडिसिन भी वही दी जाए जो आपको कोविड और कोरोना में दी जाती थी,
लेकिन असल में आपको कोविड नहीं हुआ है, आपको सिर्फ वो सिम्टम्स हुए हैं सारे, ठीक है। कोविड एक अलग चीज़ है, वो एक अलग से होती है, किसी और वजह से होती है, लेकिन सर्दी बुखार लगने की वजह से जो आपकी सूरत हाल होती है, जो बीमारी होती है, वो कोविड जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन असल में वो कोविड नहीं होता। आई होप कि आपको इस बात से आसानी से समझ आ गया है। जैसे ही आप अपने एलर्जेंस को, एलर्जी प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, आपका वो एस्थमिक रिएक्शन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, खुद ही से सॉल्व हो जाएगा और हो सकता है दोबारा आपको ना हो। इसी तरह जो प्रॉपर दमे के पेशेंट होते हैं, जिनको प्रॉपरली दमा होता है, ज़रूरी नहीं कि उनको एलर्जी हो किसी चीज़ से, वो सिर्फ दमे के पेशेंट होते हैं, उन्हें सिर्फ दमे की शिकायत होती है, दमे का मसला होता है, हो सकता है वो किसी चीज़ से एलर्जिक ना हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने अलग अलग रखनी है। एलर्जी एक और चीज़ है, दमा एक और चीज़ है, लेकिन एलर्जी से बाज़-औक़ात ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपको दमे जैसी शिकायत फील होना शुरू हो जाती है। अब ये जो एस्थमिक रिएक्शन होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में मैंने एलर्जी के ट्रिगर्स के बारे में बहुत कंप्लीट लंबी चौड़ी डिटेल वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है। मैं इस वीडियो में वो सब कुछ कवर नहीं कर सकूंगी कि किन किन चीज़ से आपको एलर्जी होती है। अगर आपने वो देखनी है, मैं उसका लिंक इसमें ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, आप प्लीज़ वो जाके देख लें। अभी मैं आपको वक्ती तौर पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि किस किस चीज़ से आपको ये एलर्जी ट्रिगर होती है। अगर आप नए व्यूअर हैं ऑब्वियसली, तो आपको इस वीडियो में थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ से एलर्जी आपकी ट्रिगर होती है और फिर आपका एस्थमा निकलता है। जो इनमें मेन कल्प्रिट्स हैं वो डस्ट माइट्स, यानी कि डस्ट जो होती है, मिट्टी आपके बिस्तरों पे हो सकती है, तकियों पे हो सकती है। कारपेट एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। अगर आपके घर में कोई रग है, कोई कारपेट है, आप एलर्जी के पेशेंट हैं, प्लीज़ उसको निकाल के फेंक दें, खुदा के लिए, वो आपके बच्चों के लिए जहर है। फिर आपको डस्ट माइट यानी कि किसी भी तरह की फॉर्म में डस्ट से हो सकती है। कॉकरोचेस से बहुत ज़्यादा एलर्जी ट्रिगर होती है, लोगों को नहीं पता होता। हमारे किचन में इतने ज़्यादा कॉकरोचेस होते हैं, हम उसको नॉर्मल ले रहे होते हैं, घरों में होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है एलर्जी। टेम्परेचर से होती है, ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा सर्दी हो जाए, आप ज़्यादा ठंडे पानी से नहा लें, ज़्यादा गर्म पानी से नहा लें, आपको बहुत मॉडरेट तरह का एक फॉर्म्स जो है वो रखने की ज़रूरत है अगर आप एलर्जी पेशेंट हैं। जो सीलन होती है, मोल्ड होती है घरों में, उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी ट्रिगर होती है, और पोलन से बहुत ज़्यादा लेवल की एलर्जी ट्रिगर होती है। इस्लामाबाद वगैरह वाले एरियाज़ में तो ये बहुत बड़ी शिकायत हो जाती है लोगों को, लेकिन आसपास के बाकी शहरों में भी पोलन जो है वो बहुत, पोलन के कुछ मखसूस महीने हैं उसमें पोलन बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा एलर्जी इफेक्ट होती है, और उसमें आपको मास्क लगा के बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसमें आपको कम्प्लीटली एहतियात करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि जिस एलर्जन की वजह से, जिस एस्थमिक रिएक्शन का मैं बार बार नाम ले रही हूँ कि वो एस्थमा जैसे सिम्टम्स आपको होते हैं, असल में वो दमे की बीमारी आपको नहीं हो जाती, लेकिन उस जैसा रिएक्शन आपको फील होना शुरू हो जाता है। उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह वो आपको महसूस होता है कि मुझे वो वाला प्रॉब्लम हो। सबसे पहले आपको सांस बहुत तेज़ तेज़ चढ़ेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में, या बार बार आपको खांसी आ रही है, या फिर जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीने से आवाज़ें आ रही हैं, इवन कोई बच्चा या बड़ा है तो सोते हुए सीने से एक अजीब से सीटी की आवाज़ आती है, वैसे सांस लेते हुए भी आती है। चेस्ट पे आपको सीने में कंजेशन, टाइटनिंग सी फील हो रही है, दबा दबा सा फील हो रहा है आपको, और आपकी नाक जो है वो बह रही है, या तो रनी नोज़ है, या ज़ुकाम है, या फ्लू है, और आपको इस एरिया में सारा साइनस के एरिया में प्रॉब्लम फील हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों में ख़ारिश हो रही है। इस किस्म के जो भी सिम्टम्स हैं वो एस्थमिक रिएक्शन होता है, एस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। जब आपको ये फील हो एलर्जी के बाद, यानी आप गए, फॉर एग्जांपल आप किसी मट्टी वाले बिस्तर पे बैठ गए, या आपने कोई मट्टी वाला कंबल ले लिया है, या किसी मट्टी वाली जगह पे या पोलन वाली जगह पे आप चले गए हैं, और उसके बाद अचानक से आपको छींकें आना शुरू हो गई, फ्लू हो गया, चेस्ट में कंजेशन, घर आने तक आपको बुखार फील हो रहा है, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और आपको प्रॉपर एक रेशे फ्लू वाला प्रॉब्लम हो गया है, तो अब इसका क्या मतलब है कि आपको एलर्जी से एस्थमा का जो रिएक्शन है वो ट्रिगर, एलर्जी ने आपके एस्थमा को ट्रिगर कर दिया है। आपको एस्थमा नहीं हुआ, आपको दमे की बीमारी नहीं हुई, लेकिन उस जैसे जो अलामात हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, तो अब आपको दवाई लेने की ज़रूरत होती है, ना सिर्फ उस एस्थमिक रिएक्शन के लिए बल्कि आपकी एलर्जी के लिए। इसीलिए आपको यूजुअली जब इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो डॉक्टर कोई एंटी एलर्जी भी देते हैं आपकी मेडिसिन में, और इनको पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को स्पायरोमेट्री बोलते हैं। उसमें एक पाइप सा होता है, उसमें आपको इनहेल करना होता है, सांस लेना होता है और सांस फेंकना होता है, और वो आपकी जो पाइप्स हैं वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, और उससे आपको रिज़ल्ट मिल जाता है कि आपके लंग्स जो है वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई एयरवेज ब्लॉक तो नहीं है, आपको एस्थमा है या नहीं है। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आपको इस किस्म की कोई शिकायत फ़ील हो रही है और आप ये दिक्कत दूर करना चाहते हैं, ये शक दूर करना चाहते हैं
कि आपको दमा हो गया है कि नहीं, तो फिर आप एक किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट को ढूंढ के किसी भी हॉस्पिटल में उससे अपॉइंटमेंट लेके उसे चेकअप करवाएं और उसे ये कहें कि हम स्पायरोमेट्री का टेस्ट करवाना चाहते हैं, उसे अपॉइंटमेंट लेके उसे चेकअप करवाएं और उसे ये कहें कि हम स्पायरोमेट्री का टेस्ट करवाना चाहते हैं, और फिर वो अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आप वो एक बार टेस्ट कराएं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वो आपका टेस्ट क्लियर आता है तो इसका मतलब कि आपको सिंपल एलर्जी की वजह से कभी कभी अस्थमा का अटैक होता है, ठीक है। और अगर उस टेस्ट में खुदा न खास्ता कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है रिजल्ट्स में, तो फिर आपको डॉक्टर प्रॉपर गाइड करेगा। फिर हो सकता है आपका अस्थमा ना इलाज करवाने की वजह से और देर करने की वजह से बढ़ गया हो, फिर उसके ऊपर डॉक्टर आपको कुछ ट्रीटमेंट्स देंगे और वो आपको करने पड़ेंगे। तो ये एक आसान से अल्फाज में मैं आपको चीज़ समझाना चाहती थी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। आई होप कि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ गई हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।